हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। आज हम सीखेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र को। देखो, हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपापचय मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, जिसे समझो हमारे शरीर में जो कोशिकाओं में जो उपापचय या मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जैसे जल है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, अमोनिया है, तो हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। उनका निर्माण होता है, हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया हानिकारक, यूरिया, यूरिक अम्ल, इन सारे पदार्थों का निर्माण होता है। यदि ये पदार्थ शरीर में रहेंगे तो अन्य कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं, और अन्य कोशिकाओं के जब ये शरीर में रहेंगे तो अन्य कोशिकाओं को क्या करेंगे, ये हानि पहुंचाते हैं। फिर देखो, अतः कोशिकाएं निरंतर विसर्जित करते हैं। अतः कोशिकाएं निरंतर विसर्जित करती हैं और उसी को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब देखो, जैसे अंग बना है, जिसे अंग है उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी एक अंग है लगभग में इस आकार का। देखो, जैसे किडनी है तो किडनी इस आकार का, तो ये दोनों साइड में वरक है, किडनी है, और ये मूत्र वाहिनी है। जो ये नलियां हैं ये क्या है, मूत्र वाहिनी है। और ये जो बना है तो ये मूत्राशय है, ब्लैडर, यूरेटर। जो मूत्रवाहिनी होती हैं तो उनको वेरिटर कहते हैं, और जो इस आकार का बना होता है उसको मूत्राशय या ब्लैडर कहते हैं। और जो ये होता है ये हमारा क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, यूरिथ्रा होता है, मूत्र मार्ग। अब देखो इसमें किडनी होती है जिसको वृक्क कहते हो, फेफड़ा होते हैं जिसको फुसफुस कहते हो, लंग्स, त्वचा, स्किन, यकृत, लीवर। इसमें 4 अंग होते हैं जो उत्सर्जित करते हैं पदार्थों को। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करते हैं, बाहर निकालते हैं। कौन? किडनी, फेफड़ा, त्वचा, यकृत। देखो, मनुष्य के शरीर में किडनी एक मुख्य अंग होता है। मनुष्य के शरीर में किडनी क्या होता है, एक मुख्य अंग होता है। यह यकृत के नीचे तथा पीछे की ओर स्थित होता है। और एक किडनी कहाँ पर स्थित होती है, तो यकृत के नीचे और उसके पीछे की ओर निश्चित स्थित होता है। मानव में 2 जोड़ी किडनी होती हैं। मानव में 2 जोड़ी किडनी होती हैं। यह लाल रंग की तथा सेम के बीज के आकार की होती है। देखो, इसका रंग लाल होता है और आकार किस प्रकार का होता है, तो जिस तरह सेम का बीज होता है उसी आकार में इसका आकार होता है किडनी का। फिर ध्यान दीजिए, देखो, बायां वृक्क और दाहिना वृक्क 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है, एक बायां वृक्क और एक दाहिना वृक्क। फिर और आगे आओ जाने,
फिर इसका वजन कितना होता है, भार इसका कितना होता है, तो 130 से 150 ग्राम के बीच में इसका भार होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका भार कितना होता है, तो 130 से 150 ग्राम के बीच में इसका भार होता है। और आकार देखो, आकार तो 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। इसका आकार 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। फिर जिसे ये हमारा पार्ट है, जिसे एक किडनी का पार्ट है, तो इसमें कार्टेक्स होता है जो ये भरा रहता है, तो इसको कार्टेक्स कहते हैं। और इसमें जो इस तरह का आकार होता है इसको हम कहते हैं मेडुला। और मेडुला किस में पाया जाता है, तो मस्तिष्क में भी पाया जाता है एक मेडुला, लेकिन ये दूसरा है, वो मस्तिष्क वाला दूसरा था। फिर ये जो होती है तो ये होती है पाल्विस, ये क्या होती है, पाल्विस होती है। फिर ये क्या है, ये मूत्रवाहिनियाँ हैं, विरेटर हैं, क्या है, विरेटर, मूत्रवाहिनियाँ। अब देखो, अब आप इनको डिटेल से समझते हैं। पहला हमारा क्या है, कार्टेक्स। कार्टेक्स देखो, यह किडनी का सबसे बाहरी भाग होता है, यह किडनी का सबसे बाहरी भाग होता है। कौन, कार्टेक्स। यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है, यहाँ पर ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, छनता है। और यहीं पर किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। और यहाँ पर क्या होता है, इसी बाहरी भाग में क्या होता है, नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई है और जो संरचनात्मक, कार्यात्मक का मतलब जो कार्य करती है और जो संरचना बनाती है, उसकी इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। फिर दूसरा था मेडुला। मेडुला को देखो, मेडुला, मेडुला वाला भाग अंदर की तरफ होता है, मेडुला वाला भाग अंदर की तरफ होता है तथा शंक्वाकार होता है। जो इसका आकार होता है वो किस तरह का होता है, शंक्वाकार का होता है। जैसे छोटे छोटे भाग में बटा होता है, जो ये मेडुला होता है, ये छोटे छोटे इस तरह के भागों में ये बटा होता है, जिसे पिरामिड्स या पायरेमिड्स कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे भाग बटे होते हैं तो उनको हम पिरामिड्स कहते हैं। फिर देखो, मेडुला में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को पेल्विस में भेजती है। जो मेडुला है ये नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसको किस में भेजती हैं, तो पेल्विस में भेजती हैं तथा पेल्विस से इसे यूरेटर, मूत्रवाहिनियों में भेज देते हैं। और पेल्विस इसको कहाँ भेज देता है, तो मूत्रवाहिनियों में भेज देता है। अब आओ इसको नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है इसके बारे में, तो वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अभी ऊपर हमने भी पढ़ा था, किडनी या वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है और इसमें वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में उसकी संख्या 1.25 मिलियन होती है। प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या कितनी होती है, 1.25 मिलियन होती है। नेफ्रॉन के आगे के हिस्से को ओमेन संपुट या बोमैन कैप्सूल कहते हैं। जो नेफ्रॉन का आगे का भाग होता है, आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं या फिर उसको बोमैन कैप्सूल कहते हैं।
यह कार्टेक्स में स्थित होता है। यह किस में स्थित होता है? कार्टेक्स में स्थित होता है। इसी से एक ओमेन संपुट से एक कुंडलित नलिका निकलती है। ओमेन संपुट से क्या निकलती है? एक कुंडलित नलिका निकलती है और जिसे हेनले लूप कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? हेनले लूप कहते हैं। अब देखो कृत्रिम उरक क्या है? आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम उरक। जब किडनी की नेफ्रॉन कोशिका काम नहीं करती है, जब किडनी की नेफ्रॉन कोशिका काम नहीं करती है, तब रक्त में अवशिष्ट पदार्थों का जमाव ज़्यादा हो जाता है। तभी जब किडनी में नेफ्रॉन कोशिका काम नहीं करती है, तब रक्त में क्या होता है? जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो उनका जमाव ज़्यादा हो जाता है, जिसे टॉक्सिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टॉक्सिन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है, जिससे विष की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। और तब रक्त को शरीर से सेलुलोज की टंकी में प्रवाहित किया जाता है। तब क्या किया जाता है? रक्त को सेलुलोज की टंकी में इसको प्रवाहित किया जाता है। फिर आगे देखो, बस थोड़ा सा और। इसे पुनः अशुद्धियाँ बाहर हो जाती हैं। इससे क्या होता है? पुनः अशुद्धियाँ होती हैं, जो हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बाहर हो जाते हैं और शुद्ध रक्त को पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। और शुद्ध रक्त को फिर से शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ध्यान देना, जैसे इस नोट पॉइंट है। जब रक्त को पुनः मानव के शरीर में स्थानांतरित करते हैं, और हिपेरिन नामक प्रोटीन मिला देते हैं, ताकि रक्त ना जमे। देखो, हिपेरिन नामक प्रोटीन क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जो रक्त है वो फिर से ना जमे, इसीलिए हिपेरिन नामक प्रोटीन मिला देते हैं। फिर देखो, पहले डायलिजर का निर्माण डॉक्टर विलियम कार्कल ने 1943 में किया था। सबसे पहले किसने इसका निर्माण किया था? तो डॉक्टर विलियम कार्कल ने 1943 में इसका निर्माण किया था और यह सफल भी हुआ था। उसने किया था इसका निर्माण और वह सफल भी हुआ था। लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, वो गलती से निकल आया। देखो, पहले डायलिजर का निर्माण विलियम कार्कल ने 1943 में किया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। बाद में सफल प्रयोग 1945 में हुआ और बाद में फिर से इन्होंने उसी पर प्रयोग किया और वो 1945 में सफल हो गया। फिर कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, उनको देख लो। स्पेशल फैक्ट हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं स्पेशल फैक्ट में। जैसे किडनी की स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट मेनली मुख्य रूप से मानव में 80% होती है। किडनी की जो स्टोर है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है और मेनली मेल में 80% होती है। 80% इसी की बनी। ऐसे जंतु जो मूत्र के रूप में अमोनिया का निष्कासित करते हैं, ऐसे जंतु जो मूत्र के रूप में किसका निष्कासित करते हैं? अमोनिया का निष्कासित करते हैं,
उन्हें अमोनियोटैलिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अमोनियोटैलिक कहते हैं। जिसे पानी में रहने वाले जानवर प्रोटोजोआ आदि इस प्रकार के जीव होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, मूत्र जो होता है ये यूरिक अम्ल से बनता है और यूरिक अम्ल यूरिक टेरिक निकालता है। मूत्र में यूरिक अम्ल होता है और यूरिक अम्ल किसको बाहर निकालता है? तो यूरिक टेरिक के माध्यम से इसको से ये निकलता है और वो कन्वर्ट हो जाता है तो यूरिक टेरिक बनकर ये निकलता है। जैसे जो सरीसृप हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, इस तरह के जो पक्षी हैं उसमें ये भी पाया जाता है आदि इस तरह के होते हैं। फिर चौथा है, फिर यही मूत्र है। जैसे यूरिया है तो यूरिया भी यूरियोटैलिक से निकलता है। यूरोटोलिक के या फिर इस तरह समझ सकते हो, जो मूत्र है जो शरीर में यूरिया की मात्रा है तो उसको यूरिया को यूरोटैलिक में बदलता है और इसी मूत्र के माध्यम से यूरोटैलिक बाहर निकलता है। जैसे मानव इसमें आता है। फिर देखो, जैसे सांप, मगरमच्छ तथा पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। क्या सोच रहे होंगे कि सांप, मगरमच्छ, पक्षियों में मूत्राशय पाया जाता है? तो इनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस जीव में मूत्राशय नहीं पाए जाते हैं। तो अगर आपसे ऑप्शन दे देगा सांप, फिर हाथी, इस तरह के, तो सांप में नहीं पाया जाता है, या फिर सांप, मगरमच्छ, पक्षी, और फिर दे देगा चौथा ऑप्शन इन तीनों, तो जिसमें या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। फिर देखो, केराटिनिन नामक प्रोटीन गर्भावस्था के दौरान पाया जाता है। जो केराटिनिन नामक प्रोटीन होती है वो गर्भावस्था के समय दौरान पाया जाता है। यह यूराइन में होता है। यह कहाँ पर होता है? यूराइन में होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोन के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। और मूत्र में गंध किसके कारण होती है? तो यूरिनोड के कारण होती है। मूत्र में गंध किसके कारण होती है? यूरिनोड के कारण होती है। और पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोन के कारण होता है। फिर पब्लिक टॉयलेट जैसे होता है, पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध आती है तो उसमें NH3 अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो पब्लिक टॉयलेट होता है उसमें उसकी गंध तीक्ष्ण आती है तो उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के ज़रिए से पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।